अणुवर्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 12 के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है और विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण और भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। विशेष मौर्य साम्राज्य के बारे में कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और भी कुछ साहित्य हैं। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा, सरित सागर, शैवेंद्र की व्रत कथा, मंजरी, दीपवंश, महावंश जो टीका हैं उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र, स्टेबो, प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, पायान, एनसांग इत्से आदि चीनी यात्री, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख से हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले जो मुख्य अभिलेख थे उनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को युद्ध में हराकर 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विष्णुगुप्त घनानंद के दरबार में राजपुरोहित था। किसी बात को लेकर दोनों में टकराव हुआ और चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त था वहाँ से निकल गया घनानंद के दरबार को छोड़कर और घनानंद के अंत के लिए रास्ता तलाशना उसने शुरू किया और उस रास्ते पे ये बालक उससे मिला चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसको राजनीतिक शिक्षा दी, युद्ध कला में निपुण किया और युद्ध में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की इसने। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत अनेकताओं में बंटा हुआ था। उस भारत को एक किया। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है इतनी बड़ी विशाल सेना उस समय भारत में किसी के पास नहीं थी, तो 6 लाख सेना स्थायी सेना उसने इकट्ठी की और संपूर्ण भारत में उसने अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिम भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर नंद वंश का अनुमूलन कर सेल्कुस को पराजित कर संधि के लिए बेहुश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम के सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्कुस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। 305 में मैसिडोनिया का जो शासक था सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ चंद्रगुप्त के साथ। ये तारीख याद रखनी है। 305 में यह युद्ध हुआ। शासक कहाँ का था? मैसिडोनिया का शासक सेल्यूकस को पराजित किया और दोनों के मध्य एक संधि संपन्न हुई जिसकी कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। संधि की शर्तें, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। सेल्यूकस ने अपनी जो पुत्री थी हेलेना उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और इतिहास में ये पहला इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह संपन्न नहीं हुआ, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। हेलेना का विवाह किया और दहेज के रूप में, अब चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में क्या मिला? एरिया, अराकोशिया, जेडोसिया,
पेरिमेस्डोया के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए गए। पोल्टॉक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए और सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मेगस्थनीज था, वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। इसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और आगे जाकर इसी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथों एनानमूर और मुरानमूर अथवा अशोक अभिलेखों से हमें कई जानकारियां मिलती है। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, एक कुशल सेनानायक, महान कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मुख्यमंत्री के पद पे था, ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जो उस समय की प्रमुख मांग थी। अपने जीवन में अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 में अपना शरीर त्याग दिया। अब देखो, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त जो मौर्य था किस जाति से था, ये आज भी इतिहास में एक विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार इसको क्षत्रिय बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसको ब्राह्मण बताते हैं और कुछ इतिहासकार ये भी कह रहे हैं कि ये शूद्र था। लेकिन इसने शासक बनने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन जीवन के अंतिम घड़ी में इसने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। इतिहास का ऐसा पहला शासक हुआ था जिसने बौद्ध धर्म को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया। जैन मुनि जो भद्रभाव था, इनसे इनके संपर्क में आया और इनसे जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक के अंदर है, मैसूर में, वहाँ स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। ये याद रखना है, श्रवणबेलगोला में इसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर उसका उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, इनका शासन 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार पद पे बैठा। उसने यूनानी लेखक अमिनोचेटक्स कहते हैं, स्टेबो ने बिंदुसार को अलिटोकेटस का ये उपाधियां याद रखनी है। प्लेट ने बिंदुसार को अभिघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला भी बताया। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र को पूर्ण रूप से अनुसरण बनाए रखा। जो क्षेत्र जीते गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उनको बनाए रखा उसने। देवदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन भी हमें मिलता है। उस समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के समय। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक फिर सुसीम को भेजा। स्टेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक के राजदूत को भेजा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये डाइमेकस नामक जो राजदूत था वो किसके शासन काल में भारत आया? वो बिंदुसार के शासन काल में भारत आया। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, देखो बिंदुसार ने ये एंटियोकस प्रथम था, उससे क्या मंगवाया? मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बिंदुसार के समय ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नामक एक राजदूत भेजा। देखो इतिहास में प्रश्न बनता है, सबसे ज्यादा जो राजदूत था मौर्य वंश में बिंदुसार के समय भारत आए। ये डायोनिसस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया? ऐसा प्रश्न भी बनता है। ये बिंदुसार के समय भारत आया। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य वंश का सबसे सफल शासक अशोक। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक विशाल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। एक विशाल साम्राज्य इसको मिला विरासत में। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 ईसा पूर्व में हुआ। उत्तराधिकारी युद्ध के बाद 4 वर्ष बाद विधिवत
उनका राज्याभिषेक हुआ। वैसे तो 273 ईसा पूर्व में इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था, लेकिन विधिपूर्वक इनका राज्याभिषेक 269 के अंदर हुआ। 73 में मगध के राजशासन बैठ चुका था अशोक। अभिलेख में अशोक को देव नाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया। ये दोनों उपाधियां याद रखनी है। अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, अर्थात देवताओं का प्रिय बताया गया इसको। और राजा शब्द से सर्वप्रथम इसको मौर्य वंश में संबोधित किया गया। सर्वप्रथम मस्क के अभिलेख में अशोक का नाम, अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ये जो मस्क के अभिलेख है उसमें ये इसका नाम हमें अशोक मिलता है। गुजरात लेख में भी अशोक ही नाम मिलता है हमें। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र में अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। यानी 8 दिशाओं में भारत में अशोक का साम्राज्य उस समय फैला हुआ था। कल्याण की जो राजतरंगिणी है, जिसकी रचना 1150 में कल्याण ने की थी, राजतरंगिणी की रचना, उसमें उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में बित्सा नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। वर्तमान में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना करने वाला अशोक था। ऐसा कल्याण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में 1150 में वर्णन किया है। तथा नेपाल में ललित पतन नगर बसा। ये दोनों याद रखना है। श्रीनगर की स्थापना करने वाला भी अशोक था और नेपाल में ललित पतन नगर की स्थापना करने वाला भी अशोक था। इन दोनों का वर्णन हमें राजतरंगिणी के अंदर ही मिलता है। अगले वीडियो में हम अशोक के धर्म के बारे में और मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे।